सोचो एक बच्चा जो स्कूल जाना चाहता है, नए सपने देखना चाहता है, पर एक छोटी सी चीज़ उसकी पहचान बन के रह जाती है। वो छोटी चीज़ सिर्फ क्या है, उसका सरनेम। जिसमें एक साथ बैठना अलाउड नहीं है, एक ही ग्लास में पानी पीना अलाउड नहीं है और स्कूल के फर्श साफ करना एक मजबूरी है क्योंकि उनका नाम पढ़ने वालों की लिस्ट में नहीं, छोटी जाति वालों की लिस्ट में है। जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन की एक सच्चाई है, जिसको ना सिर्फ उन्होंने जिया है बल्कि महसूस भी किया है। तो सोचिए कितनी कठिन हो सकती है वो कहानी जिसमें सिर्फ एक जात एक इंसान की पहचान बन जाए। जूठन एक शब्द जो सिर्फ बचा खुचा खाना नहीं है, एक अपमान है जो कहीं न कहीं आज भी जिंदा है। लिटरेचर की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो हमेशा से राजा और महाराजाओं की कहानियों से भरी पड़ी रही है, पर वहीं अगर बात करें हम दलित लिटरेचर की, तो वो एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करता है जिसको हमेशा से दबाया गया। हमेशा से वो दुनिया हमारे इर्द गिर्द थी, पर उसके बारे में कभी बात नहीं की गई, इस वजह से कि शायद उसके बारे में बात करना कोई शर्म की चीज़ है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने मंदिरों का निर्माण तो किया, पर उन्हीं मंदिरों में इनका प्रवेश करना वर्जित है। ये घरों की साफ सफाई तो करते हैं, पर उन्हीं घरों में इन्हें इज्जत नहीं मिलती। और इसी इनजस्टिस को ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लेखकों ने अपनी लेखनी के जरिए दुनिया के सामने रखा। एक ऐसी जंग जो हथियारों से नहीं बल्कि कलम के जरिए लड़ी गई। पर जूठन अलग है। ये एक ऑटोबायोग्राफी नहीं, एक चीख है, एक सवाल है। क्यों एक बच्चे से उसकी इज्जत छीन ली गई? क्योंकि वो एक छोटी जाति का लड़का था। अब आप सब एक सीन सोचिए जहाँ पर एक स्कूल का टीचर सभी बच्चों से ये कह रहा है कि आप नए सपने देखिए, आगे बढ़िए। वहीं एक बच्चे को सपने देखने के बजाय ये कहा जा रहा है कि तुम जाके स्कूल का फ्लोर साफ करो, सपने मत देखो क्योंकि तुम एक छोटी जाति के लड़के हो। उसके हाथों में किताबें नहीं, झाड़ू थी। कुछ ऐसा था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का बचपन। ये कहानी सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है, बल्कि हर उस एक बच्चे की है जिसको उसका सरनेम अलग होने की वजह से रोज अपमान का सामना करना पड़ता है। आज भी कई स्कूलों में दलित बच्चों के लिए पीने का पानी अलग होता है। मंदिरों में कई जगह दलितों का अंदर जाना वर्जित है। क्या हम सही में कह सकते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका है? डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से ही हमारे समाज का एक अहम हिस्सा रहा है। 10 में से किन्हीं 7 लोगों को रोज डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और वही डिस्क्रिमिनेशन की लेयर और एक परत बढ़ जाती है अगर आप एक दलित बैकग्राउंड से आते हैं। मिस्टर राहुल सैनी, एक पॉपुलर राइटर से बातचीत के दौरान हम इसी डिस्क्रिमिनेशन की लेयर को ज़्यादा बेहतरी से समझ पाए। स्कूल में तो कुछ याद नहीं है क्योंकि तब इतनी समझ नहीं थी कि और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। बहुत छोटे लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होते थे। जो बच्चे गोरे होते थे उनको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट मिलता था, जो इतने फेयर स्किन नहीं थे उनको, बट नॉट ऑन टर्म्स ऑफ एनी कास्ट और रेस। कॉलेज में आई हैव सीन इट एंड मुझे तब देख के बहुत बुरा लगता था और इट वॉज आई यूज्ड टू फील बैड फॉर दैट पर्सन। एक बार मैंने खुद फेस किया है। आई वेंट टू अ नेबरिंग कंट्री एंड वहाँ पे देयर वाज समथिंग व्हिच was very strongly a statement of racial discrimination, which is interesting because जहाँ पे मैं औरों को देखता था तो मुझे बुरा लगता था, उस टाइम पे मैंने जब उसको फेस किया तो मुझे गुस्सा ही आया था and I was very angry when it happened and I had my own ways of dealing with it. So these have been my reactions to the discrimination that I have been exposed to. दलित स्टडीज़ को पहली बार मैंने अपने कोर्स वर्क के दौरान पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद मुझे बस एक बात समझ में आई कि एक प्रिविलेज्ड क्लास और एक स्ट्रगलिंग क्लास में क्या डिफरेंस होता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मेरी विचारधारा और राय दलित लिटरेचर के बारे में काफ़ी अलग थी, पर अब मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट को सभी को पढ़ना चाहिए। आइए जानते हैं एक 5 टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर राहुल सैनी जी के विचार इस बारे में क्या है। I think yes, everyone should read Dalit literature, but more than that, I would add that everyone should read good Dalit literature, which is well written, which I think already is happening. We do get a lot of good Dalit literature, and I have been around in the publishing industry for a while now, and
I have seen special dedicated sessions in Jaipur Lit Festival and Sahitya Kala Academy's various festivals. They are given a platform and they do talk about it. But the sad reality is that उस सब एक्सपोजर से, उन सब एक्टिविटीज से ऑन ग्राउंड जो फर्क पड़ रहा है, पढ़ना चाहिए, वो नहीं पड़ रहा है. सो पीपल शुड डेफिनेटली रीड गुड दलित लिटरेचर, विच आई थिंक अ लॉट ऑफ देम आर, बट इफेक्टिवली जो ऑन ग्राउंड हो रहा है वो, बट इफेक्टिवली जो ऑन ग्राउंड होना चाहिए वो नहीं हो रहा. सो आई थिंक वी as people who are concerned about these issues, we need to find other ways of creating the required change. आज हमारे साथ है विश्वजीत तिवारी, एक लॉ स्कॉलर, जो हमें ये बताएंगे कि उन्होंने जूठन पढ़ने के बाद क्या महसूस किया. लॉ सिर्फ एक किताबी बातें नहीं है, बल्कि एक इंसाफ का सफ़र है, और ये इंसाफ का सफ़र जूठन जैसी किताब से भी शुरू की जा सकती है. जब मैंने जूठन पढ़ा तो ये मेरे लिए एक आई ओपनर रही थी. तो आइए जानते हैं इनके विचार जूठन के बारे में, जो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि एक पूरे समाज का दर्पण है. जब मैंने जूठन पढ़ी तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे ये बहुत नॉर्मल है और बहुत हाईली प्रैक्टिस किया जाता है. ये किताब पढ़ने के बाद एक अलग ही नज़रिया मेरे सामने आया, क्योंकि इस साहित्य में ये दर्शाया गया है अच्छी तरीके से कि उनके पर्सपेक्टिव से हमारे हर एक्शन का उन पर क्या रिएक्शन होता है साइकोलॉजिकली. और एक लॉ स्कॉलर होने के नाते हमारा संविधान कहता है कि हमें हर नागरिक को समान नज़रिए से देखना चाहिए. हमारा आर्टिकल 14 ये दर्शाता है. हमारा आर्टिकल 17 ये भी दर्शाता है कि अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिस भी बिल्कुल सही नहीं है. पर मेरा मानना है कि ग्राउंड लेवल पे ये तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक नज़रिया और सोच ना बदले. और ये तभी बदल सकता है जब हम ऐसे साहित्य पढ़ें. और विद्यार्थी जीवन में अगर ये ऐसे साहित्य पढ़े तो इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो ऐसे लिटरेचर हैं वो विद्यार्थी को ज़रूर पढ़ना चाहिए. सोच बदलनी है कि समझ, या समझ बदलनी है या समाज? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सब तैयार हैं? दलित लिटरेचर सिर्फ दुख और दर्द की कहानियाँ नहीं है, बल्कि ये कहानियाँ एक ऐसी कलम से लिखी गई है जो कलम हमेशा से सिर्फ इंसाफ मांगती है. क्या हम उस दुख दर्द की आवाज़ सुन पा रहे हैं, या हम हमेशा से वैसे ही चुप हैं जैसा हमेशा रहते आए हैं?